प्राथमिक विद्यालय में उक्त विषय शिक्षा का मनोविज्ञान का प्रतिपादन कैसे किया जाए। वर्तमान समय में भौतिकवादी संस्कृति के बीच भारतीय शिक्षा दर्शन किस प्रकार औपचारिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक बन सकता है। एक चिंता हमारे 3 बंधुओं की है। एक आशीष झा जी हैं, रोसड़ा समस्तीपुर में हमारे प्राचार्य हैं। एक कोझीकोड से, मुझे लगता है मेरे पढ़ने में आनंद इसलिए हो रहा है कि देश भर के हमारे कार्यकर्ता एक धरातल पर सोचते हैं। मानव कल्याण और विश्व कल्याण, और हम तो व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, तो क्या यह प्रक्रिया व्यक्ति निर्माण के माध्यम से विश्व कल्याण और मानव कल्याण हेतु पर्याप्त मानी जा सकती है? ऐसी कोझीकोड से धीरज जी का प्रश्न है और बिहार से आशीष झा जी का प्रश्न है। तो इसमें कुछ कुछ बातें इससे जुड़ी हुई हैं। एक तीसरा और चौथा प्रश्न मैं साथ में जोड़ रहा हूं। यह प्रश्न भी लगभग 6-7 हमारे बंधुओं और बहनों का है। वर्तमान परिस्थिति, परिवेश, वातावरण, पर्यावरण जब सब में परिवर्तन हो चुका है, तो ऐसे में माता पिता की भूमिका, परिवार की शिक्षा, परिवार का प्रबोधन, हमारी बहन है वीना गोयल, दिल्ली में प्रधानाचार्य हैं, आमूलचूल परिवर्तन का केंद्र कक्षा कक्ष है, जिसका शिक्षक के अतिरिक्त छात्र व अभिभावक भी महत्वपूर्ण भाग है। समाज को पाठ्यक्रम तथा बाहरी शिक्षा का आकर्षण है। नंबर तथा आजीविका लक्षित इस वर्ग तक भारतीय शिक्षा दर्शन का कार्य कैसे, विचार कैसे पहुंचे, इसको लेकर चांपा से हमारी बहन पूनम राठौर जी हैं। आज की पीढ़ी को प्रदर्शन विधि पसंद है, न कि प्रवचन विधि। उन्हें भारतीय शिक्षा दर्शन कक्षा कक्ष में किस प्रकार बताया जा सकता है, वह भी तब जबकि पढ़ाई का कोर्स इतना अधिक हो कि 35-40 मिनट की कक्षा में पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे कुछ प्रश्न मिलते जुलते यह परिवार प्रबोधन से संबंधित है। मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है। दो तीन बातें हैं। परिवार प्रबोधन ये अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य विषय है। संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो इसके बारे में हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। शिक्षा यदि जीवन विकास के लिए है तो जीवन घर में बीतता है। केवल कुछ समय तक, कुछ काल तक वो विद्यालय में होता है, बाकी तो घर में ही जन्मता है, घर में ही व्यक्ति मरता है, आजीवन वो घर में रहता है। इसलिए पहले तो शिक्षा का केंद्र घर को होना चाहिए, परंतु आज वह है नहीं। तो फिर वो हो, इसके लिए शुरुआत किसको करनी चाहिए? तो शुरुआत तो शिक्षा क्षेत्र को ही करनी चाहिए। मुंबई में एक बहुत बड़े विद्यालय में मेरा एक बार परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम था। तो बाद में उस विद्यालय के संचालकों ने मुझे पूछा कि हम क्या करें। तो हमने कहा, देखो आपका विद्यालय बहुत बड़ा है, अनेक संस्थाएं हैं, तो हायर सेकेंडरी भी है, कॉलेज भी है, ये फैकल्टी है, वो फैकल्टी है, तो आप एक फैकल्टी शुरू करो, परिवार शिक्षा फैकल्टी शुरू करो, उसमें भी बाकायदा एडमिशन दो, और कक्षा 1 का छात्र, कक्षा 1 के माता पिता, कक्षा 2 का छात्र, कक्षा 2 के माता पिता। हाँ, उनका पद्धति अलग होगी, समय सारिणी अलग होगी, पाठ्यक्रम अलग होगा, परंतु इतना मेरा कहने का तात्पर्य ये गंभीर विषय है और विद्यालयों को, शिक्षा क्षेत्र को ही इसको ओन करना पड़ेगा। ये अभी स्थिति ही ऐसी है और कोई करेगा नहीं, इसको कर नहीं सकता है, इसलिए हमको ओन करना पड़ेगा। धर्माचार्यों को इसे ओन करना चाहिए, परंतु वे नहीं कर रहे हैं, ये भी स्थिति ही है, वास्तविकता है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र को इसे ओन करना चाहिए। विद्या भारती ने ही शुरू किया है। 0 to 5 शिशु वाटिका की संकल्पना यही है। विद्यालय में प्रवेश माता पिता का होता है, बच्चे का नहीं। और शिशु शिक्षा का शास्त्र कहता है 5 वर्ष की आयु तक बालक की शिक्षा
थ्रू माता पिता होती है। उसके आगे इसके 5 वर्ष तक के माता पिता के शिक्षा के लिए आर्य चाणक्य ने नाम दिया लालयत पंचवर्षाणी, ये माध्यम है, पद्धति है। आगे के 10 वर्ष 15 वर्ष का होने तक दशवर्षाणी ताडयेत, ये भी शिक्षा विधि ही है और माता पिता के लिए है। प्राप्ति तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, 16 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने तक अपने बालक को, अपने पुत्र या पुत्री को किस प्रकार से गृहस्थाश्रम के लिए तैयार करना, ये भी माता पिता का ही दायित्व है। कहने की बात है कि जीवन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जगत के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का प्रमुख दायित्व घर का है और विद्यालय उसमें सहयोग करता है। विद्यालय उसका एक हिस्सा है। विद्यालय में अध्ययन होता है, घर में उसका प्रयोग होता है। जीवन जिया तो वहां जाता है। इन सूत्रों पर आधारित अभिभावक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा क्षेत्र को विचार करने की और प्रयोग करने की आवश्यकता है। इतना तो अभिभावक शिक्षा के लिए है। अब हम जो कहते हैं विपरीत वातावरण में, आज के वातावरण में, आज के जमाने में, ये तो बात ठीक है। 2 समस्याएं हैं। देखिए, एक तो विगत 300 वर्षों से पाश्चात्य जीवन विचार का, पाश्चात्य संस्कृति का भारत के वैचारिक जगत पर आक्रमण हुआ है शिक्षा के माध्यम से। तो हमारी 10 पीढ़ियां उनका विचार सीखते सीखते बीत गई। ये तो भारत की भूमि का और हमारे पूर्वजों के पुण्यों का ये प्रताप है कि 10 पीढ़ियों के बाद भी हम इसका विचार करते हैं। देश के देश सब गए, ग्रीक संस्कृति नहीं रही, रोमन संस्कृति नहीं रही, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, अमेरिका नहीं रहा, सब यूरोपीय हो गए। हम अभी भी भारतीय बच्चे हैं क्योंकि इस भूमि का प्रताप है, इस मिट्टी का, जलवायु का प्रताप है और हमारे पूर्वजों की तपश्चर्या का पुण्य है कि हम ये बात अभी कर रहे हैं। तो फिर हमारा अब दायित्व है कि ये जो प्रभाव हुआ है, इस प्रभाव को हम निरस्त करें। आप समझो कि ये रोग हुआ है, हम रोगग्रस्त हुए हैं, हम दुर्बल हुए हैं, हम क्षीण प्राण हो गए हैं। भाग्य समझो कि हम गत प्राण नहीं हुए, मर नहीं गए हैं। तो बीमारी से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, रोग को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि रोग के लक्षण इतने सुंदर लगते हैं कि हम रोग को ही विकास मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारा पाश्चात्य जीवन पद्धति, शैली, उसके उपकरण, ये सारा है हमारे सामने शूर्पणखा बनकर आता है, जो होती है राक्षसी परंतु दिखती है सुंदरी। तो हमको ये सब सुंदर लगने लगता है, आधुनिक लगने लगता है, आज का जमाना कहने लगते हैं, परंतु ये रोग है, ये आपत्ति है, ये संकट है। इससे मुक्त होने का सामर्थ्य भी हमारे पास ही है, इसलिए इससे मुक्त होना चाहिए। आज सबको चाहिए, किसको चाहिए? सबको चाहिए मैंने किसको चाहिए? क्यों चाहिए? वो रोगग्रस्त है इसलिए सबको चाहिए, अज्ञान है इसलिए सबको चाहिए। अज्ञान को दूर करो, संकटों से मुक्त होने का रास्ता प्रशस्त करो, हम प्रभाव निर्माण करो, सामर्थ्य निर्माण करो, तो अपने आप वे भी ठीक होते जाएंगे। इसलिए जैसे चारों ओर रुग्ण हैं, चारों ओर हॉस्पिटल्स ही हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, तो फिर कहीं पर तो आश्रम भी बनना चाहिए, कहीं पर तो ज्ञान केंद्र भी होने चाहिए, कभी तो स्वास्थ्य केंद्र भी होने चाहिए। हॉस्पिटल रुग्णों के लिए हैं, उन रुग्णों का उपचार करने के लिए
वैद्य निर्माण करने वाली शालाएं भी होनी चाहिए, अज्ञानियों का अज्ञान दूर करने वाले ज्ञान केंद्र भी होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के सारे जितने भी संकट हैं उनको दूर करने के लिए ज्ञान साधना यही एकमात्र उपाय है जो हमारा क्षेत्र है। ये सरल भी है, सहज भी है, सहज साध्य भी है, लेकिन साधना करने से ही वह साध्य होता है, तभी सिद्धि मिलती है। दर्शन को कक्षा कक्ष में प्राथमिक विद्यालय में ले आने की बात किसी ने कही। शिक्षा दर्शन ये बीएड कॉलेज में विषय हो सकता है, प्राथमिक विद्यालय में नहीं। प्राथमिक विद्यालय में इसके मूल विचारों को उपयोग में लाते हुए कहानी, गीत, खेल, एक्टिविटीज, हमारे पाठ, ये सब होना चाहिए। तो दर्शन को कहानी में अनुस्यूत करो, दर्शन को कविता बनाओ, दर्शन को खेल लाओ। विद्या भारती में ही तो वो खेल है ना, परम पद सोपानम। वो दर्शन ही तो खेल बनकर आया सामने। और हमें तो कभी माननीय लज्जाराम जी समझाते थे, कबड्डी ये भारतीय दर्शन का ही खेल है। यहाँ मर जाते हैं, आउट होते हैं तो मर जाते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, तो जिंदा हो जाते हैं, ये भी उसी का खेल है। तो व्यक्ति मर गया माने हमेशा के लिए मर नहीं गया, उसका पुनर्जन्म होता है। तो जन्म जन्मांतर का सिद्धांत भारतीय दर्शन का हमने खेल के माध्यम से ही तो सिखाया। तो खेल ये सारा जो है वही है। अन्न को ब्रह्म मानो, ये भी तो आचार में आया, भावना में आया। तो फिर अन्न को पवित्र मानो, ब्रह्म है तो पवित्र है। तो पैरों से मत छुओ, झाड़ू से मत निकालो, गटर में मत बहाओ, उसकी निंदा न करो। ये सारा दर्शन ही तो सिखा रहे हैं हम। तो अन्न भोजन मंत्र बोलकर भोजन करो, ये सारी पवित्रता हम सिखा रहे हैं। नदी को माता मानो, पशु पक्षियों को बंधु बांधव मानो, और इसलिए पशु पक्षियों को दाना डालो, गाय को रोटी डालो, गाय को माता मानो, धरती माता मानो, भारत माता मानो। ये क्या है? ये सब ये हम दर्शन को ही तो कृति रूप में ला रहे हैं, व्यवस्था के रूप में ला रहे हैं। सामने आचार्य खड़े हैं और हम नीचे बैठेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये भारतीय व्यवस्था में आया। आचार्य के आसन से शिष्य का आसन कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता, ये भारतीय व्यवस्था है। हाँ, पश्चिम की व्यवस्था में लेक्चर थिएटर है, जहाँ बेचारा लेक्चरर नीचे खड़ा रहकर भाषण कर रहा है और थिएटर के समान छात्र बेंचेस पर बैठकर सुन रहे हैं। वो सुनने की कृपा कर रहे हैं आचार्य पर, शिक्षक पर, क्योंकि वहाँ का सिद्धांत है पैसा देने वाला बड़ा है, पैसा लेने वाला छोटा है। तो शिक्षक पैसा लेता है तो खड़ा रहकर ही पढ़ाएगा ना। विद्यार्थी तो देते हैं इसलिए बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे। तो वहां कक्षा में आया तो आया, गया तो गया, तुमको क्या लेना देना, ऐसा छात्र शिक्षक को पूछ सकता है। भारत का सिद्धांत है विद्या देने वाला बड़ा है, विद्या लेने वाला छोटा है। इसलिए तुम अनुशासन में रहना छात्र को है, आचार्य निष्ठ होना, आचार्य का आदर करना, आचार्य को देव मानना, ये तो सारा भारतीय दर्शन ही तो हम मानसिकता में ले आए। इसलिए बीएड कॉलेज का शिक्षा दर्शन व्यवहार में, वातावरण में, भावना में, मानसिकता में, व्यवस्था में, पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तक में, खेल में, कहानी में, मनोरंजन में रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियोलॉजी, ट्रांसफॉर्मिंग फिलॉसफी into stories,
and games and songs and activities and all the paraphernalia, the atmosphere, mindset, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना, तभी हम शास्त्र को प्राथमिक कक्षा में ले आ सकते हैं। अगर हम करने लगे तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। वही तो आनंद है। इट इज द जॉय फॉर ए टीचर, इट इज द जॉय फॉर ए लर्नर। वो उसी में तो मजा है, उसी में तो आनंद है। ट्रांसफॉर्मिंग इट, ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो फिर तो वो रट्टा मारने वाला शास्त्र बन जाता है। वी टॉक अबाउट शास्त्रास, वी डू नॉट लर्न एंड लिव शास्त्रास, क्योंकि प्राथमिक में बाल अवस्था में उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसको संस्कारों में ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसको विचार में, तर्क में प्रतिष्ठित करना होता है। तो it's the game of transforming ideas, game of transforming principles। जिस प्रकार से अव्यक्त आत्म तत्व असंख्य रूपों वाले विश्व रूप में प्रकट हुआ, उसने विभिन्न रूप धारण किए, तो he Almighty transformed himself into the variety of universe। हमें भी ऊपर के शास्त्र को ऐसे मनोरंजक, आनंद देने वाले रूपों में ट्रांसफॉर्म करना होता है। दैट इज शिक्षा शास्त्र। वही आप बीएड कॉलेज में पढ़ाइए ना फिर। जी, अरे सुनने वाले थक गए क्या? अवनीश जी थक गए। अवनीश जी लगता है आपने म्यूट कर दिया होगा उनको। नहीं म्यूट नहीं किया है मैंने। अरे म्यूट किया हुआ है। अच्छा। अरे नहीं महाराज, अभी आपने मुझे अनम्यूट किया है, मैं बराबर उसको ठोक रहा हूँ। मैंने तो छेड़ा भी नहीं था वैसा। चलिए ताई, दो प्रश्न थोड़े टेक्निकल प्रकार के हैं, तो मैं उनको पहले रखता हूं और फिर समूह पर आऊंगा। एक प्रश्न डॉक्टर रामकेश पांडे, बीएड कॉलेज के प्राचार्य हैं बिहार में, उनका है, भारतीय मनोवैज्ञानिक काल भारतीय अवधारणा के अनुसार कब माना जा सकता है? मुझे और दूसरा, एक मिनट, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। जी फिर से बोलता हूं। हाँ। भारतीय मनोवैज्ञानिक काल भारतीय अवधारणा के अनुसार कब माना जा सकता है? मनोवैज्ञानिक काल क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझको लगता है कि वो शायद उसका क्रोनोलॉजी पूछना चाहते हैं। बीएड में प्रायः होता है ना कि प्लेटो ने तब कहा, एरिस्टोटल ने तब कहा, ऐसा भारतीय मनोविज्ञान अच्छा। अगर कहा जाए तो कालगणना में कहाँ फिट होता है? अरे भगवान। अच्छा। एक यह टेक्निकल प्रकार का प्रश्न है। एक और टेक्निकल प्रकार का प्रश्न है, डॉक्टर अमिता अग्रवाल जी सहारनपुर में प्राध्यापक हैं, उनका कहना है, वेयर डज मेटाफिजिकल टर्म इन वेस्टर्न थिंकिंग स्टैंड्स? मेटाफिजिकल टर्म इन वेस्टर्न थिंकिंग स्टैंड्स। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दूंगी क्योंकि वो बहुत सीधा है, मुझे उत्तर नहीं मालूम। क्योंकि मेटाफिजिक्स क्या है, किसको कहते हैं, इसकी चर्चा करना बेकार है। इसलिए हम तो कहते हैं हमको अंग्रेजी का ए भी नहीं आता, तो हम इसमें तो पढ़ते नहीं, इसलिए मुझे नहीं आता। ये बहुत ही सरल इसका उत्तर है। जो पहला प्रश्न था, मैं बहुत ही प्रामाणिकता से कह रही हूँ, मैं प्रश्न का उत्तर टाल नहीं रही हूँ। मनोविज्ञान का काल कह रहे हैं जब से मन शब्द का उद्गम हुआ, हमारे शब्दकोश में आया, हमारे विचार में आया, तब से मन का विज्ञान भी शुरू हुआ।
हो सकता है कि उसको मन ये संज्ञा बाद में दी गई हो, परंतु मन का विज्ञान और मन की सारी प्रक्रियाएं बताने वाले सारे शास्त्र और ये सब अध्यात्म शास्त्र का अंग बनकर एकदम प्रारंभ से आए हैं। क्योंकि जैसा मैंने अभी भी कहा था, सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजा ये यति, उसने संकल्प किया, उसने इच्छा की कि मन बन गया, क्योंकि मन इच्छाओं का पुंज है। यही काम संकल्प है जिससे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए बिना मन के सृष्टि की कोई रचना ही नहीं हो सकती। इसलिए मनोविज्ञान तो तब से प्रारंभ हो गया। उसको शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान ऐसा कभी कहा नहीं गया, आत्मविज्ञान कहा। केवल विज्ञान शब्द हमारे यहाँ शास्त्र के रूप में ही प्रयुक्त हुआ। विज्ञानमय कोश ये बुद्धि का क्षेत्र है, इसलिए बुद्धि ऐसा भी शब्द नहीं, विज्ञानमय और उसके अंतर्गत मनोमय ऐसा शब्द आता है। तो अध्यात्म शास्त्र के संदर्भ में ही मनोविज्ञान का अर्थात मन का विचार होता रहा है। और आपको बुद्धि को स्थिर करना है, बुद्धि में प्रतिष्ठित होना है, बुद्धि को आत्म तत्व में स्थिर करना है, चित्त को प्रसन्न करना है, तो मनोनिग्रह शुरू करो। ऐसा मन को तो साधन माना है। मनोविज्ञान अपने आप में शास्त्र नहीं रहा, मनोविज्ञान की ऐसी प्रतिष्ठा ही नहीं रही। इसलिए मनोविज्ञान नहीं, आत्मविज्ञान ये मूल विषय है, अध्यात्म शास्त्र ये मूल विषय है, अंतःकरण ये बड़ा विषय है, और उसके एक अंग के रूप में मनोविज्ञान, मानस शास्त्र। आप जरा शास्त्रों की ओर दृष्टिपात करेंगे तो मानस शास्त्र और मनोविज्ञान, पश्चिम के शास्त्र यहाँ प्रतिष्ठित होने लगे, उसके बाद हमारे शब्दकोश में आया है, उसके पहले नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहने की परंपरा हो गई, हमारे यहाँ तो मनोविज्ञान था ही नहीं। ये मनोविज्ञान था नहीं, क्यों? क्योंकि मन को हमने इतनी प्रतिष्ठा के पद पर बिठाया ही नहीं था। मन को तो बुद्धि का अनुचर माना और बुद्धि को आत्मनिष्ठ बनाने की साधना की। इसलिए बुद्धि और आत्म तत्व इसकी प्रतिष्ठा थी। मन तो निग्रह करने का विषय है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, मन में आया वैसा करो, उसको स्वतंत्रता नहीं कहते। आज हम मन को श्रेष्ठता देकर मन में आया ऐसा करने को जब मिलता है तब उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। उसको स्वतंत्रता हमारे यहाँ नहीं कहा, जो मन में आए ऐसा करता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र कहते हैं उसको छोड़कर कामकारतः, मन में आया ऐसा करते हैं। न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न मोक्ष मिलता है। इसलिए मन हमारे यहाँ हमेशा जीतने का विषय रहा है। मन को जीतो, और इसलिए सामान्य कहा गया मन को जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतना है, मन से हार गए तो नहीं होता। तो इसलिए ये मनोविज्ञान को इस प्रकार की क्रोनोलॉजी में पाश्चात्य शास्त्रों की तुलना करके नहीं करना चाहिए, अपने आप में उसको कहाँ है वो देखना चाहिए। जी तई, इससे जुड़ा हुआ और एकदम प्रासंगिक वन वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर शीला मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय से बहन शीला मिश्रा जी हैं। उनका प्रश्न मुझे लगता है कि हम में से जो लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके मन का प्रश्न है, जो एक मान्यता है प्रचलित। उनका प्रश्न है, men and women's psychological needs must be addressed differently and taught according to their uniqueness. As science says,
their brain structures are also different. How to respond to this when educating? पुरुष और स्त्रियों के मानसिक मस्तिष्क की संरचना अलग अलग प्रकार की होने के कारण उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। इसके संबंध में भारतीय क्या है? देखो, हम लोग जो मनोविज्ञान अथवा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाते हैं उसमें टर्मिनोलॉजी की बहुत बड़ी घालमेल है। ब्रेन, ये तो फिजिकल ब्रेन की बात हम करते हैं, मन फिजिकल नहीं है और ब्रेन फिजिकल है लेकिन बुद्धि फिजिकल नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति माने हमारा सबसे बड़ा संकट क्या है पता है? ये मनोविज्ञान या दर्शन हो या समाजशास्त्र हो या किसी भी विषय को सिखाने का और उसमें साथ साथ में भारतीयता की चर्चा करने का संकट क्या है कि समझो हमारे साइकोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं, मैंने लखनऊ के हमारी साइकोलॉजी की लेबोरेटरी देखी है, हम लैब है, साइको एनालिसिस करते हैं। तो ये मन को फिजिकल मानकर करते हैं क्योंकि उपकरण तो सारे फिजिकल टेस्ट के हैं। तो ये पश्चिम के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा आपत्तिजनक जो सिद्धांत है वो है कि एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड अप टू द फिजिकल लेवल। मन को भी हम फिजिकल परिभाषा में, फिजिकल परिमाणों में ट्रांसफॉर्म करने के बाद सब कुछ टेस्ट या ऐसा सब कुछ करते हैं। ये आईक्यू कहते हैं हम, बुद्धि का आंक, वो भी तो सारा ब्रेन के आधार पर होता है, ब्रेन एक्टिविटीज के आधार पर होता है। बुद्धि तो अशरीरी है और ब्रेन शरीरी है। ये क्या है? इस प्रश्न को पहले समझना चाहिए। तो ब्रेन, और फिर अभी इसी प्रश्न में ब्रेन या फिजिकल ऑर्गन है और मन नॉन फिजिकल एंटिटी है। दोनों को एक ही परिभाषाओं में, एक ही प्रक्रियाओं में कैसे बांधेंगे? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, क्योंकि आप उस शास्त्र में उलझे हुए हैं। मैं इस शास्त्र में उलझी नहीं हूँ। मैं बुद्धि और मन दोनों को अंतःकरण की प्रवृत्ति मानती हूँ। और माननीय लज्जाराम जी हमेशा कहते थे कि हमारी साइकोलॉजी माने मनः प्रवृत्तियों का या अंतःकरण की प्रवृत्तियों का मापन करने के लिए हमारी अलग प्रकार की लेबोरेटरीज होनी चाहिए। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जैसी ही मेंटल रिसर्च लेबोरेटरी नहीं हो सकती। लेकिन पश्चिम का संकट माने पश्चिम जनित संकट ये है, मैं जरा बहुत गहरे में जा रही हूँ, आप मुझे क्षमा करना कि मैं बहुत इसको बहुत सरल बनाना, बहुत सामान्य भाषा में कहना ये नहीं, थोड़ा तो शास्त्रीय स्तर पर भी हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग जैसे आज विश्व में योग का क्या हुआ है। योग has been dragged to the physical aspect of all the yogic activities. वो मन का विषय नहीं रहा, शरीर का विषय रहा। आप योग ओलंपियाड करेंगे, इसका क्या मतलब है? जरा तो विचार करो कि इट्स नो मोर आत्मविज्ञान, नो मोर चित्त विज्ञान, वो फिजिकल साइंस बन गया, फिजिकल लेवल पर आ गया। क्योंकि स्पर्धा तो फिजिकल लेवल पर जो होगा उसकी होगी। यम नियम की क्या स्पर्धा हो सकती है क्या? ध्यान की क्या स्पर्धा हो सकती है क्या? समाधि की क्या स्पर्धा हो सकती है क्या? और योग शब्द तो उसके जो पतंजलि मुनि जो योग शास्त्र का भाष्य करते हैं वो कहते हैं युज समाधौ, समाधि ये योग का विषय है।
और समाधि तक पहुंचने के लिए जो सोपान है वो अष्टांग है, और हमने योग को कहाँ उलझा दिया। और आजकल कहने लगे योग भी एक अच्छा करियर है, पैसा कमाने का। ये चल क्या रहा है? इसमें से ये हमारे साइकोलॉजी के ये सारे प्रश्न निष्पन्न हुए हैं। तो ये जो प्रश्न हैं उनको भारतीय मनोविज्ञान या भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान एड्रेस ही नहीं कर सकता पहले तो। इसलिए मुझे फिर से जो पहला प्रश्न था उसके ही जैसा उत्तर इसमें भी देना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये नहीं मालूम का मैंने विश्लेषण किया कि ये पाश्चात्य मनोविज्ञान ने पैदा की हुई पहली तो उलझन है। ये इस उलझन को सुलझाना है तो भारतीय दृष्टि से जरा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, मन का अध्ययन करना चाहिए, अंतःकरण का अध्ययन करना चाहिए, आत्म तत्व के बारे में चिंतन करना चाहिए, और उन सब को हम लर्निंग प्रोसेसेस में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। लर्निंग प्रोसेस को समझना चाहिए। मैं लर्निंग एक्टिविटीज की बात नहीं कर रही हूँ, लर्निंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ। और उसके लिए पंचपदी को समझना चाहिए। हमने एक गलती की है, पंचपदी को लेसन प्लानिंग में आपने डाल दिया। ये पंचपदी के प्रति किया हुआ अपराध है। लेसन प्लानिंग और पंचपदी का कोई लेना देना नहीं। आप मुझे लज्जाराम जी का नाम देकर, हवाला देकर मत कहिए कि उन्होंने भी ऐसा किया था। लेकिन ये लेसन प्लानिंग हर्बर्ट के पंचपदी का विषय तो हो सकता है, और वो भी बहुत ही आर्टिफिशियल, कृत्रिम। आज जिसके हम लेसन प्लानिंग कहते हैं वो हमारी भारतीय विद्या भारती की पंचपदी का विषय ही नहीं है। मैं इसका निषेध नहीं कर रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ कि इसको हम ठीक परिप्रेक्ष्य में समझ लें। इसलिए ये जो प्रश्न है ये एक ही प्रश्न नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न अधिक उलझाने वाले होंगे। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान पहले तो बताएगा कि इन प्रश्नों को एक तरफ रखो पहले, और ब्रेन किसको कहते हैं बोलो, मन किसको कहते हैं बोलो, मन और ब्रेन का क्या संबंध है पहले इसको ठीक करो, बुद्धि और ब्रेन का क्या संबंध है इसको ठीक करो। व्हाट डू यू मीन बाय बुद्धि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुद्धि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मन, ये पहले क्लियर करो तो अपने आप ये गुत्थियां सुलझने लगेंगी। परंतु इसके लिए थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान ये एक लेक्चर का विषय नहीं है। उसमें सूत्र तो बताए जा सकते हैं, परंतु सूत्रों को समझने के लिए थोड़ा अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है। सही में अंतिम हमारे से जुड़ा हुआ विषय है आचार्य प्रशिक्षण का। उस पर प्रश्न तो अनेक हैं, मैं 4-5 प्रश्नों को मिलाकर एक में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक प्रश्न हमारे संगठन मंत्री हैं नागालैंड के श्री पंकज सिन्हा जी, उनका है, हमारे पास जो आचार्य आते हैं वो समाज से उस अध्ययन पद्धति से पढ़कर आते हैं, उनको विद्या भारती का या एक सफल आचार्य बनाने के लिए उनको प्रेरणा का प्रशिक्षण आवश्यक है या शिक्षा सिद्धांत और शिक्षण तकनीक का प्रशिक्षण, पहले किसको करना, क्या चीज आवश्यक होगी। अमित डोगरा जी का प्रश्न उससे मिलता जुलता है कि हमारे बीएड एमएड के कोर्स में भारतीय दर्शन का टॉपिक होता है, भारतीय मनोविज्ञान की बात नहीं है। हमारे आचार्य जब निकलते हैं तो उन्हें भारतीय मनोविज्ञान और शिक्षा पद्धति के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, इसका समाधान कैसे निकले। हमारे दक्षिण मध्य के क्षेत्रीय मंत्री हैं लक्ष्मण राव जी, उनका भी लगभग मिलता जुलता ही प्रश्न है। वी आर ट्रांजेक्टिंग द टेक्स्ट बुक्स इन अवर दीज क्लासरूम्स, दे आर नॉट बेस्ड ऑन भारतीय फिलोसफी और भारतीय साइकोलॉजी, हाउ टू इंटीग्रेट अवर थॉट्स। ऐसा ये शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से, आचार्य प्रशिक्षण की दृष्टि से ऐसी चिंता हमारे कुछ बंधुओं की है।
इसी प्रकार की चिंता लज्जाराम तोमर आचार्य प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के प्राचार्य हैं, हमारे राजेंद्र परमार जी, उनका भी प्रश्न मिलता जुलता है। इस प्रकार के कुछ प्रश्नों पर एक थोड़ा आपका मार्गदर्शन यह अपेक्षित है। पहली बात है, ये इंटीग्रेट करने का विचार छोड़ दीजिए। इसको समन्वय नहीं कहते। समन्वय बहुत अच्छा शब्द है। समन्वय विरोधी विचारों का भी करना चाहिए, ये बात तो ठीक है, परंतु कंकड़ और गेहूं का समन्वय करके दोनों को एक साथ पीस करके आटा बनाकर रोटी खाई तो उसको समन्वय नहीं कहा जाता। गेहूं और बाजरा एक साथ समन्वय हो सकता है, चावल और दाल एक साथ समन्वय हो सकता है, भले ही वो खिचड़ी बन जाए लेकिन खा तो सकते हैं। इसलिए ये पाश्चात्य, एक तो उसको आधुनिक कहना बंद करो। आधुनिक भी बहुत ही अच्छा शब्द है, परंतु एवरीथिंग दैट इज वेस्टर्न इज नॉट मॉडर्न, या एवरीथिंग दैट इज मॉडर्न और वेस्टर्न, इन दो को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिकल मान लिया, वो छोड़ दो। इसलिए आधुनिक बनो, भारतीय बनो, ये आवश्यक है। इस दृष्टि से अभी इंटीग्रेट करने का जो अर्थ हम समझते हैं उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। शुद्ध भारतीय चिंतन विकसित करना। आचार्य प्रशिक्षण की अभी जो पद्धति हम लोगों ने अपनाई है उसको छोड़ दो। थोड़ा समय शांत बैठकर, आराम से बैठकर, किसी भी प्रकार के सीकचों का विचार छोड़कर थोड़ा सा चिंतन करो। ये आचार्य बनते कैसे हैं, कैसे बनाए जाते हैं। पहली बात यह है, एक आचार्य ही दूसरे व्यक्ति को आचार्य बना सकता है। आचार्य के अलावा और कोई भी एक व्यक्ति को आचार्य में रूपांतरित नहीं कर सकता। दूसरा है, माननीय लज्जाराम जी कहते थे कि आचार्य को सिखाना है कैसे अच्छा पढ़ाना, तो किसी भी अच्छे आचार्य का सहयोगी बना दो। उसकी सेवा करेगा, उसका सहयोग करेगा, उसके साथ रहेगा, और करते करते वो आचार्य के गुणों को इम्बाइब करेगा। देखिए, ये इम्बाइब करना ये बहुत ही अच्छा सार्थक शब्द है। ये इम्बाइब करना क्या होता है? हम वृक्ष को जब पानी डालते हैं तब पत्तों पर नहीं डालते, डालियों पर नहीं डालते, हम नीचे आसपास की भूमि पर डालते हैं। वो भूमि से अंदर उतरता है, वृक्ष के मूल इसको सोखते हैं और फिर वह अंदर से वो जीवन रस बनकर ऊपर जाते जाते जाते, अंदर से ऊपर जाते जाते पत्तों तक, फलों तक पहुंचता है। आचार्य के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया ऐसी इम्बाइब करने की प्रक्रिया है। ये टाइम टेबल से और पाठ्यक्रम से और क्रियाकलापों से, ऐसे कृत्रिम उपायों से नहीं होती। इसलिए जिसको प्रेरणा कहा ना, उसको मैं इम्बाइब करना कहती हूँ। ये इम्बाइब करने में चरित्र भी इम्बाइब होता है, मानसिकता भी इम्बाइब होती है, दायित्व भी इम्बाइब होता है, कौशल भी इम्बाइब होता है, सूक्ष्म दृष्टि भी इम्बाइब होती है, और उसके बाद फिर कुशलताओं का विकास करना, उसके बाद ज्ञानात्मक विकास करना। हमने प्रशिक्षण वर्गों में बौद्धिक के रूप में ज्ञानात्मक विकास और प्रेरणात्मक विकास, बोधात्मक भावात्मक विकास और कौशलात्मक विकास, ऐसे शब्दों को बौद्धिक के विषय बनाया है, प्रक्रिया के नहीं। इसलिए आचार्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, क्रिया नहीं। क्रिया और प्रक्रिया में बहुत अंतर है, और प्रक्रिया का मूल तत्व है इम्बाइब करना। और ये सब
सौभाग्य से आज भी किया जा सकता है, ऐसा मेरा 100% कन्विक्शन है। यह आज भी हो सकता है। अच्छे आचार्य हमारे में हैं, उन आचार्यों के पास छोड़ दो और बाकी सब लोगों ने इन दोनों के बीच में आना बंद कर दो। वो जो जिसके पास आपने छोड़ा है, वो जब कहेगा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी, आप इन अच्छे आचार्यों को ले जाओ और उनके पास छात्रों को छोड़ दो, आप बीच में आना बंद कर दो, तो इट विल बी ए मिरेकल। ये चमत्कार हो सकता है। हम डरे हुए हैं, बंधन नहीं होंगे तो ये होगा कैसे? सीखचे नहीं होंगे तो ये तो उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा डरना छोड़ दो। माँ भी ही डरो नहीं, डरो नहीं, और श्रद्धा रखो। अपने लोगों में भी श्रद्धा रखो, अपने शास्त्रों में श्रद्धा रखो, अपनी प्रक्रियाओं में श्रद्धा रखो। इसलिए इनवाइब करना, प्रक्रियाओं को होने देना, इसके लिए साहस करना, इसके लिए अपने शास्त्र निर्माण करना, अपनी पद्धतियां निर्माण करना, ये बहुत जरूरी है। We require an investment of some time and some energy। थोड़ा सा समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उस समय में धैर्य रखकर और कुछ नहीं करना, यही करो, शास्त्र निर्माण करो। कुछ लोगों को लगाओ तो शास्त्र निर्माण हो जाएंगे, कुछ लोगों को कुछ समय खाली रखो तो धीरे धीरे ये सारी प्रक्रियाएं भी निर्माण हो जाएंगी। थोड़ा साहस करो तो सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगा। सामर्थ्य, श्रद्धा, धैर्य और शास्त्र रचना, ये अगर किया तो हमारा आचार्य प्रशिक्षण बहुत ठीक हो सकता है। सही, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे प्रश्न हुए हैं, अनेक प्रश्न अभी शेष हैं, परंतु समय की एक मर्यादा है। मैं आपको आखिर कितनी देर तक लगातार बोलने पर बाध्य कर सकता हूँ? मेरी दया मत करो। मैंने कहा टेक्निकल क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो हमने लघु रखा नहीं, हमने बढ़ा दिया। अब मैं एक और प्रकार का उल्लेख करता हूँ। हाँ। आजकल बहुत प्रचलित हो गया ओपन एंडेड। उसमें आपको जो कहना हो वो कह सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए ओपन एंडेड है? जी जी जी। अच्छा। अनेक बंधुओं और बहनों के प्रश्न हैं, जिसका स्वरूप है 21वीं सदी की शिक्षा का मॉडल व इस सारे भारतीय शिक्षा दर्शन मनोविज्ञान को व्यवहार में लाने का विषय। सबके नाम भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वे लोग मुझे क्षमा करें क्योंकि समय बहुत अधिक है, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पर आपका कोई अभिमत, कोई वक्तव्य प्रकार अगर आप कहना चाहें तो वह और कहें। इसके बाद हम पूर्णता की ओर जाएंगे, क्योंकि 3 घंटा हम लोगों को कार्यक्रम चलाते हुए हो गया है। तो समय तो ओपन एंडेड नहीं है। हाँ, नहीं वो आपके लिए। अच्छा, ठीक है, मैं आपके धीरज की परीक्षा तो नहीं लूंगी, बहुत संक्षेप में ही बताऊंगी। मुझे 3 सत्रों में आप सबके साथ वार्तालाप करने का अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। आपने ही मेरे पर उपकार किया है, क्योंकि ऐसे सारे विचार सुनने वाले लोग भी चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरी श्रद्धा के जो विषय हैं, मैं श्रद्धा, जिसको आप अंग्रेजी में कन्विक्शन कहते हैं, उसे मैं श्रद्धा कह रही हूँ। मेरी श्रद्धा के विषय हैं कि इस देश में यदि भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा कोई कर सकता है तो वह विद्या भारती ही कर सकती है, और कोई भी चाहकर भी नहीं कर सकता, केवल विद्या भारती ही कर सकती है। विद्या भारती के ये सारे प्रयास, माने विद्या भारती ही कर सकती है, तब मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को साथ में जोड़कर कह रही हूँ कि हम सब लोग मिलकर ये कर सकते हैं। परंतु
ऐसा करने के लिए हमारे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, इन दो बातों की बहुत आवश्यकता है। लंबी लड़ाई तो है, इस लंबी चौड़ी दोनों है। इसके लिए पहले स्ट्रेटजी के रूप में ये युद्ध है, इसका तो स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा संकल्प भी चाहिए कि ये युद्ध हमको जीतना ही है। और तीसरा आत्मविश्वास चाहिए कि ये युद्ध हम जीत सकते हैं और इसके लिए सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, तो यश भी हमें प्राप्त हो सकता है। इसकी बहुत आवश्यकता है। प्लानिंग कम से कम एक पीढ़ी का तो होना चाहिए। अभी मेरे परिचय में पुनरुत्थान विद्यापीठ का उल्लेख हुआ। पुनरुत्थान विद्यापीठ का प्लानिंग 60 वर्षों का है, 60, 3 जनरेशन्स, 3 पीढ़ियों का है। विद्या भारती को इतना लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, एक पीढ़ी का, लेकिन एक पीढ़ी का प्लानिंग तो हो सकता है। मुझे स्मरण है, ग्वालियर में एक शिशु वाटिका का आचार्य प्रशिक्षण वर्ग था। माननीय तोमर जी का निवास भी वहीं था और हमारे वर्ग में भी वो आते थे। ऐसे ही भोजन के लिए आमने सामने की पंक्ति में हम बैठे थे, तब उन्होंने कहा था 10 वर्ष के बाद हमारी अनुकूल सरकार आएगी, तब तक तैयारी करो। ये प्लानिंग था, प्लानिंग की बात थी। ये 86 की बात है कि प्लानिंग करो, 10 वर्ष के बाद हमारी अनुकूल शासन आएगा। हम जानते हैं अनुकूल शासन आया, गया, फिर से आया, फिर से गया, फिर आया है। हमारे गुजरात में तो एक बार आया, वो गया भी नहीं है, अभी आया ही आया रहा है। परंतु शिक्षा वही की वही है। आप मुझे ये मत बताइए कि नई शिक्षा नीति में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और धैर्यवान लोग कहते हैं कि धीरे धीरे होगा, कभी तो होगा, ईश्वर ने चाहा तो ये भी होगा, सरकार करेगी तो ये भी होगा। सरकार को हम इतने सारे सुझाव देकर आए हैं और कुछ तो उन्होंने ग्रहण किया है। ये सारी बातें हमें कहीं पर भी नहीं ले जाएंगी, क्योंकि बेसिक्स हम हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से हम सुनते आए हैं। माननीय सुरेश जी सोनी हमेशा कहते हैं, जब चारों ओर केओस हो, अराजक हो, तो गो टू द बेसिक्स, मूल की तरफ जाओ। शिक्षा क्षेत्र में अराजक है, ये अराजक ज्ञान के क्षेत्र का अराजक है। तो इसमें भी वही कथन हमको लागू होता है, गो टू द बेसिक्स। और बेसिक्स में गए तो एक भी शिक्षा नीति ने, एक भी व्यवस्था में कोई मूलगत परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, परंतु वास्तविकता बता रही हूँ कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, ऐसा हमारे सारे के सारे संगठन कहते हैं। शिक्षा स्वायत्त कैसे होगी, इसका कोई शास्त्र या चिंतन हमने विकसित नहीं किया। मैकेनिज्म की तो बात ही दूर रही, ये चिंता का विषय है। और शिक्षा स्वायत्त नहीं हुई है। सरकार शिक्षा का कुछ नहीं कर सकती, शिक्षक ही कर सकता है। ये बात भी हम जोर शोर से कहते हैं, तो भी सरकार पर ही निर्भर करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, शिक्षा समाज का दायित्व है, समाज पोषित होती है, समाज के लिए होती है। समाज पोषित का अर्थ हमने केवल पैसा समाज देगा इतना ही कर लिया है, ऐसा नहीं।
समाज के द्वारा जिसकी व्यवस्था होती है, समाज में से आने वाले आचार्य समाज के लिए जब शिक्षा का चिंतन और व्यवस्था करते हैं, तब वह समाज की जिम्मेदारी होती है शिक्षा, ऐसा कहा जाता है। ऐसे समाज का एक अंग सरकार होती है। उस अर्थ में ज्ञान को सत्ता से ऊपर प्रतिष्ठित करना ये मूल है, ये मूल है। इसको कहते हैं स्वायत्त शिक्षा, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा। और भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित हमारे सारे पाठ्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियां, ये जब होता है तब भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा होती है। इस बात का चिंतन विद्या भारती को करना चाहिए। और विद्या भारती मैंने हम सब मिलकर ही तो हैं, इसका चिंतन करना चाहिए। और इसका तो प्लानिंग बनाना ही पड़ेगा, बिना प्लानिंग के नहीं होता। 20 दिन के आचार्य प्रशिक्षण वर्ग से या 6 महीने के आचार्य प्रशिक्षण विद्यालय से या 1 मास के वो सरकार के बोर्ड ऑफ स्टडीज के आचार्य प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अपना अपना कुछ जोड़कर ऐसे नहीं होता। ये आप जानते भी हैं, नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, आप जानते भी हैं। इसलिए चिंतन के लिए, शास्त्र निर्माण के लिए कुछ समय का इन्वेस्टमेंट करके, कुछ लोगों को इसके लिए स्पेयर करके, केवल यही करो, ऐसा करके भारत के शिक्षा क्षेत्र को हमें शुद्ध भारतीय शिक्षा शास्त्र और शुद्ध भारतीय शिक्षा का मैकेनिज्म देना चाहिए। मैं साहस करूंगी ये कहने का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्या भारती और सारे शैक्षिक संगठन मिलकर बनाएंगे, उसको समाज में ले जाएंगे और फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस देश की शिक्षा ये होती है। और तब समाज के अनुकूल होने के लिए सरकार इसका स्वीकार करेगी और लागू करने के लिए सारी सुविधाएं भी बनाएगी। इसको कहते हैं स्वायत्त शिक्षा, इसको कहते हैं समाज पोषित शिक्षा, इसको कहते हैं भारतीय जीवन दर्शन पर प्रतिष्ठित शिक्षा। अब ये इंडिविजुअल का तो प्रश्न ही नहीं है, कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, ये तो संगठन ही कर सकता है। और ये सारे संगठन इसके लिए ही बने हैं। अब ये कक्षा की शिक्षा का विषय ही नहीं रहा, ये संगठन का विषय है। और इस देश में इसके जैसा दूसरा संगठन ही कहाँ है, जैसा मानो वैसा, लेकिन इसके बिना और कौन ये करने वाला है। इसलिए मैंने हमेशा सोचा है, भाई देश भर में से 100 अच्छे ज्ञानवान, विचारशील, सृजनशील बुद्धि वाले लोगों का, कार्यकर्ताओं का चयन करो, संगठन की सुरक्षा दो, 5 वर्ष का समय दो प्लानिंग के लिए, और बोलो इस देश में शिक्षा का मॉडल खड़ा करना है, करो। हम हैं आपके पीछे, हम हैं आपके लिए, हम हैं आपके साथ, करो। चिंता मत करो कि अरे ये तो 5 वर्ष सब चयन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसी चिंता मत करो, गया तो गया। ऐसा इन्वेस्ट करने का साहस करके ऐसे 100 लोग, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, तेना मुझे 100 ऐसे युवक दो, मैं दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। विद्या भारती अपने में से ही, बाहर से नहीं, हम विद्वानों को बाहर से लाते हैं, हम विद्वानों को अपने में से प्रकट करो। और ऐसे 100 आचार्य मिलकर, यदि विद्यालय कैसा हो, विद्या की शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, एक विश्वविद्यालय कैसा हो, इसका नमूना खड़ा करे, स्वायत्त शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत करे और सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के शास्त्र और सामग्री, संदर्भ सामग्री निर्माण करे। 100 लोग 5 वर्ष यदि काम करते हैं और पूरा संगठन यदि उसकी सुरक्षा
और सेवा के लिए खड़ा हो जाता है तो 5 वर्ष में तो तहलका मच ही जाएगा। हो सकता है 2025 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी का वर्ष होगा तो विद्या भारती भी इस देश के लिए उपयुक्त ऐसी शिक्षा नीति और शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करेगी। पूरा देश यही अपेक्षा करता है और भगवती सरस्वती भी इसी की प्रतीक्षा कर रही हैं कि ऐसा कभी तो होगा, ऐसा कभी तो होगा। और पूरी दुनिया भी इसकी ही प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि उनको संकटों से मुक्त करने का मार्ग नहीं मालूम। संकट निर्माण करना यूरोप और अमेरिका को आता है, परंतु संकटों से मुक्ति कैसे मिलेगी उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। वो तो भारत ही करेगा और इसके लिए भारत में भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा होने की आवश्यकता है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ कि हम सब मिलकर ऐसा लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ऐसी हिंदुत्व निष्ठ शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में यशस्वी हों। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।